नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में, जहां पर हम लेकर आते हैं आपके लिए दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। लखीमपुर घटना पर हंगामा, रिटायर्ड जज करेंगे जांच, मुआवजे का ऐलान। लखीमपुर घटना पर समाजवादी हमलावर अखिलेश यादव हिरासत में। लखीमपुर जा रही है प्रियंका, हिरासत में, बोली मंत्री का बेटा कब होगा गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट बोला मामला अदालत में तो फिर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं किसान। और ड्रग्स पार्टी मामले में आर्यन खान को जमानत नहीं, 7 अक्टूबर तक रिमांड पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से, और वो खबर जुड़ी हुई है लखीमपुर खेरी, यानी कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी जिले में जो पूरा बवाल मचा हुआ है। कल आपने देखा कि किस तरीके से जो किसानों का जो विरोध प्रदर्शन है वो कल शाम होते होते किस तरह हिंसक हो गया। और वो हिंसक इसलिए हुआ क्योंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अशोक मिश्रा टेनी के बेटे ने उनकी कॉन्वॉय जो थी, जिसमें कि एसयूवीज थी 3-4, उसमें बताया जा रहा है कि उनके बेटे ने किसानों को रौंद डाला, जिसमें कि 8 लोगों की मौत हो गई। ये संख्या अब 9 बताई जा रही है क्योंकि उसमें एक पत्रकार था, उसकी भी मौत हो गई है। उसमें से 4 किसान थे। और उस चीज के बाद काफी बवाल मचा हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय किसान यूनियन, तमाम ये जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये लखीमपुर खेरी पहुंच गई। और पहुंचने के बाद ये उन्होंने फैसला लिया कि आज यानी कि सोमवार के दिन ये विरोध प्रदर्शन पूरे उत्तर भारत में फैल जाएगा। लेकिन किसी न किसी तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने और वहां के प्रशासन ने एक बार फिर से फंसते फंसते बचा है प्रशासन, फंसते फंसते बची है योगी सरकार, क्योंकि उनको डर लग गया कि अगर ये पूरे उत्तर भारत में ये किसानों का विरोध प्रदर्शन अगर फैल गया तो वाकई में योगी आदित्यनाथ के हाथ से कमान निकल सकती है। और इसलिए क्या हुआ कि किसानों की जितनी भी मांगे थी वो पूरी हो गई। और अब सरकार और प्रशासन ने ये फैसला लिया है कि 45 लाख मुआवजा दिया जाएगा उन किसान परिवारों को जिनमें किसानों की मौत हुई है। और इसके अलावा नौकरी भी दी जाएगी उन परिवार के सदस्यों को जिन किसानों की मौत हुई है। इसके अलावा जो घायल लोग हैं उनको 10-10 लाख रुपए मिलेंगे। और जो नौकरियां हैं वो उनकी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से दी जाएगी। और अब क्योंकि प्रशासन और जो गुस्साए भड़कीले जो किसान हैं उनके बीच में एक तरीके से सुलह हो गई है, इसके बाद प्रशासन को रजामंदगी दी है सारे किसान ऑर्गेनाइजेशंस ने कि इन सारे किसान जो कि मरे थे उनकी अंत्येष्टि की जाए। और किसानों ने उसको रजामंदगी अपनी दे दी है। लेकिन जो एडिशनल डीजीपी हैं प्रशांत कुमार, जो लॉ एंड ऑर्डर के जो एडीजीपी हैं, उन्होंने कहा कि ये जितनी भी बातचीत हुई है, जितनी भी सुलह हुई है, वो जो किसानों ने एफआईआर दर्ज की थी उसके आधार पर ही ये सारी सुलह हुई है। और जितनी भी चीजें एफआईआर में लिखी गई थी उन डिमांड्स को मीट अप कर दिया गया है, यानी कि उन मांगों को मान लिया है वहां के प्रशासन ने। और अब इस पूरे मामले की जांच एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज द्वारा की जाएगी कि ये मामला इतना हिंसक क्यों हो गया। और आपको बता दें कि जो तमाम विपक्षी दल हैं वो भी लखीमपुर खेरी जाना चाह रहे थे, लेकिन उनको जाने की इजाजत नहीं दी गई। और राकेश टिकैत कल देर शाम वो लखीमपुर खेरी पहुंच गए थे। और जितनी भी जो किसानों की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको वहां पर जाने की इजाजत दी गई। और उन्होंने जाकर प्रशासन और जो किसान हैं उनके बीच में बातचीत का दरवाजा खोला, जिसके बाद अब चीजें संभली हैं। लेकिन कल जिस तरीके का हादसा हुआ था और जिस तरीके से किसानों के बीच में जो हिंसा भड़की थी वो इस बात का प्रतीक है कि जो किसानों का ये आंदोलन चल रहा है, ये जरा सी भी कुछ बात होती है तो वो हिंसक मोड़ ले सकता है। और वो प्रशासन और राज्य सरकारों के लिए एक नया बवाल खड़ा कर सकता है। इसलिए इस किसान आंदोलन को कैसे नियंत्रण में लाना है, ये अब राज्य सरकार और प्रशासन के हाथ में है। और एक बार फिर से इन किसान ऑर्गेनाइजेशंस ने ये दिखा दिया है कि इनकी जो मांगे हैं वो जायज हैं, और शायद इसीलिए प्रशासन उनको मान भी रहा है। लेकिन राज्य सरकार को कहीं न कहीं ये डर जरूर सता रहा है, और खासकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर चुनाव अभी कुछ ही महीने दूर हैं, कि वो किसी भी तरीके की हिंसा
नहीं भड़कने देना चाहते हैं, क्योंकि अगर हिंसा भड़की तो इसका फायदा विपक्षी पार्टीज उठाएंगी और ये चांस शायद योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं लेना चाहती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि किसानों की मांगों को जब पूरा किया जा रहा है तो किसानों से बातचीत करने के लिए केंद्र सरकार क्यों नहीं तैयार है? अगर केंद्र सरकार ये बातचीत करने को तैयार हो जाएगी, किसानों को समय दे देगी, किसानों को ये बता देगी कि वो किस जगह पर वो किसानों से मिलना चाह रही है, तो फिर ये अलग अलग राज्यों में इस तरीके की हिंसक घटनाएं नहीं होंगी या बच सकती हैं। लेकिन ऐसा केंद्र सरकार नहीं कर रही है। फिलहाल अब ये ऐसा लग रहा है कि इन हिंसक वारदातों को काबू में लाने का जो जिम्मा है वो राज्य सरकारों और प्रशासन के मत्थे डाल दिया गया है। ये उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनके राज्य में चुनाव है, इसलिए वो संभाले कि किस तरीके से वो किसानों को कंट्रोल करेंगे। कल आपने देखा था कि किस तरीके से हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि आप वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी करिए और जैसे को तैसा करिए। तो ये केवल एक किसानों को प्रोवोक करने की घटनाएं सामने आ रही है कि किसानों को किसी न किसी तरीके से भड़काया जाए। अब ये जो अजय मिश्रा टेनी के बेटे की बात आ रही है, आशीष मिश्रा की, आशीष मिश्रा गायब हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अजय मिश्रा टेनी का रेजिग्नेशन, उनके इस्तीफे की मांग हो रही है, उसको लेकर अभी सरकार बिल्कुल चुप है और ये मामला तूल ना पकड़े, इस वजह से भी योगी सरकार ने इन किसानों की सारी मांगे पूरी कर ली हैं। अब किसान इस पर कितना ठंडे हो पाते हैं, लेकिन फिलहाल जो ये मृतक किसानों के जो परिवारजन हैं, उनको अभी फिलहाल ये बोला गया है कि उनको 45 लाख का मुआवजा और उन्हें नौकरी दी जाएगी। लेकिन जो मेन कल्प्रिट है आशीष मिश्रा, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है, जिसकी कॉन्वॉय की गाड़ी ने किसानों को रौंद दिया था, आखिर वो खुला क्यों घूम रहा है? उसके खिलाफ कौन एक्शन लेगा? क्या योगी सरकार लेगी? क्या केंद्र सरकार उससे कोई सवाल पूछेगी, केंद्रीय मंत्री से सवाल पूछेगी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या राज्य सरकारें और क्या केंद्र सरकार अब किसानों को भड़काने की कोशिश कर रही है? अलग अलग उदाहरण है, आपको मैंने मनोहर लाल खट्टर का एग्जाम्पल दिया, उसी तरीके से क्या किसानों को भड़काने की कोशिश हो रही है कि वो कोई ना कोई गलती करे और फिर केंद्र सरकार उन पर भारी पड़े? लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर केंद्र सरकार उन्हें उत्तेजित कर रही है, उन्हें भड़का रही है, तो अंत में किसानों की डिमांड्स को राज्य सरकार या केंद्र सरकार को मानना ही पड़ेगा। तो एक तरीके से जो गतिरोध है और एक जो भरोसे की कमी है केंद्र सरकार और किसानों के बीच में, वो लगातार चल रही है। किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और ये जिद अभी कहीं भी पीछे हटती हुई नहीं नजर आ रही है। अब इसको लेकर केंद्र सरकार, राज्य सरकारें कैसे बढ़ेंगी आगे? लेकिन जिन राज्यों में चुनाव है वहां की राज्य सरकारें वाकई में इन किसानों से डर गई हैं और यही नतीजा है कि योगी आदित्यनाथ डर गए और इसीलिए उन्होंने किसानों की सारी मांगे मान ली हैं। लेकिन क्या होगा आशीष मिश्रा का, इसको लेकर एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। इस पर आपका क्या फीडबैक है, जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। हमारी दूसरी खबर भी लखीमपुर खेरी में चल रहे बवाल से जुड़ी हुई है और इसको लेकर राजनीति अच्छे से बिल्कुल गर्मा चुकी है। अब आपको पहले बताते हैं हमारी दूसरी खबर में कि जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने कल रात में ही ऐलान कर दिया था कि वो लखीमपुर पे खेरी जाएंगे और सुबह होते होते जब वो अपने घर से निकलने लगे तो उनके घर के दरवाजे पर ही पुलिस ने उनको रोक दिया और रोकने के बाद जब उन्हें नहीं जाने दिया गया तो उसके बाद उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को जो उनका कालिदास मार्ग पे जो ऑफिस है वहां पर उनको बुलाया। शहर में यानी कि लखनऊ के शहर में मेन सिटी में काफी विरोध प्रदर्शन चला। एक पुलिस की जीप थी उसको जला दिया गया और अखिलेश यादव से ये कहा गया कि आपको लखीमपुर खेरी जाने की अनुमति नहीं दी, यानी कि उनको हिरासत में लिया गया फिर छोड़ दिया गया, लेकिन लखीमपुर खेरी जाने की उन्हें अनुमति नहीं दी गई। तो फिर अंत में उन्होंने अपने कार्यालय में सारे नेताओं को बुलाया। उन्होंने प्रेस से बातचीत में उन्होंने ये कहा कि पीड़ित परिवार को 2-2 करोड़ रुपए देने चाहिए थे और सीबीआई से इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए थी। इसके अलावा उन्होंने सरकार पर एक तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अंग्रेजों ने भी किसानों पर इतना जुल्म नहीं किया था जो कि बीजेपी की सरकार कर रही है। यानी कि अखिलेश यादव अपने पूरे दमखम के साथ इसमें नजर आए
और वो बार बार राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हम किसानों के साथ हैं, हमें उन पीड़ित परिवारों से मिलने भी नहीं दिया गया। यानी कि इस समय राजनीति बिल्कुल चरम सीमा पर है और क्योंकि किसानों की मौत का मामला है इसलिए अखिलेश यादव जहां यूपी में चुनाव कुछ ही महीने दूर हैं तो वहां पर वो एक मुद्दा इसको बनाना चाह रहे हैं और इसी के मुद्दे के बल पर वो अपनी राजनीति को भी चमकाना चाह रहे हैं और ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए योगी सरकार किसानों के साथ नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी किसानों के साथ में है, किसानों के हित की बात कर रही है। और यही वजह है कि उन्होंने जो मुआवजे की मांग की थी वो भी काफी बड़ी है। और इसके अलावा जो रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज की जांच की बात हम कर रहे हैं, उन्होंने सीबीआई से जांच की मांग की है। यानी कि इस समय एक प्रतिस्पर्धा है सारी जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके बीच में और वो ये दिखाना चाह रहा है कि कौन इस समय सबसे बड़ा हितैषी है किसानों का। किसानों के हित में कौन सी पार्टी, कौन सा दल सबसे गंभीर तरीके से खड़ा हुआ है। तो इसमें कोई भी ढिलाई इस समय अखिलेश यादव नहीं बरतना चाह रहे हैं। और इस पर आपका क्या फीडबैक है, मैं आगे चलती हूँ। तीसरी खबर भी लखीमपुर खीरी के इंसिडेंट से है। आपको बताया हमने कि किस तरीके से अखिलेश यादव अपनी राजनीति को चमका रहे हैं, तो फिर कांग्रेस भला कैसे पीछे रह जाए। तो कांग्रेस की जो जनरल सेक्रेटरी हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, कल उनका एक वीडियो जारी हुआ जिसमें दिखाया गया कि जो वहां का प्रशासन था उसने उनके साथ धक्का मुक्की की और उस वीडियो में वो बहुत चिल्लाती हुई नजर आ रही थी जो लेडी पुलिसमैन थी उनके साथ कि उनको क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है और उनका वारंट कहाँ है। ये सारी चीजें उस वीडियो में नजर आई थी। और उसके बाद आज प्रियंका गांधी ने एनडीटीवी को एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इस बात को लेकर भी कहा कि ये जो किसान विरोधी सरकार है ये क्यों डर रही है, जो विपक्षी पार्टीज हैं आखिर उनको क्यों नहीं जाने की इजाजत दी जा रही है। और उन्होंने कहा कि ये जो सरकार है ये किसान विरोधी सरकार है और विपक्षी दल अगर लखीमपुर खीरी जाना चाह रहे हैं तो वो कोई अपराध नहीं कर रहे हैं और आखिर जब हमारा वारंट नहीं है तो हमें किस लिए हिरासत में लिया जा रहा है। उसी तरीके से पूरे जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं वो इसमें कूद पड़े हैं। भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने वो भी कहा कि अब उन्होंने ये फैसला लिया है क्योंकि उनके हेलीकॉप्टर को वहां पर जाने की अनुमति नहीं दी गई और उनको रोक दिया गया, तो उन्होंने अब ये फैसला लिया है कि अब वो पहले दिल्ली जाएंगे और उसके बाद वो लखीमपुर खीरी ड्राइव डाउन करके जाएंगे। और उन्होंने साथ में सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये तो वो सरकार है जो कि सिर्फ इसी में विश्वास रखती है कि गोली से भून दो और इसको रौंद दो। इस तरीके की जो भाषा है उसका इस्तेमाल ये सरकार करती है। बहरहाल उन्होंने इस बात को लेकर भी कहा कि योगी सरकार क्यों नहीं केंद्र सरकार बर्खास्त कर रही है अजय मिश्रा टेनी को, इसको लेकर भी तमाम बवाल चल रहा है। और आपको ये भी बता दें कि उधर चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी फैसला लिया है कि वो लखीमपुर खीरी जाएंगे। उधर सिद्धू को भी हिरासत में लिया गया चंडीगढ़ में क्योंकि उन्होंने भी इस पर काफी विरोध प्रदर्शन किया। तो कुल मिलाकर कांग्रेस भी इस समय बिल्कुल चरम सीमा पर उसके विरोध प्रदर्शन है और कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी के लिए एक ये बहुत बड़ा मौका है कि वो अपने आप को साबित कर सकें कि वो एक किसानों के हित में खड़ी हुई नेता है। इसके अलावा जो कांग्रेस एक अलग थलग पड़ गई थी और अभी हाल में आपने देखा था कि किस तरीके से गुटबाजी कांग्रेस के बीच में नजर आ रही थी और खासकर जब पंजाब का जो प्रकरण हुआ और उसके बाद तमाम G23 के जो लीडर्स अलग अलग सुरों में बात कर रहे थे, तो एक इमेज जो कांग्रेस की बन रही थी, एक छवि बन रही थी कि कांग्रेस के हाथ में चीजें कंट्रोल में नहीं है। तो उन चीजों को एक दूसरा एक चेहरा देने के लिए आज प्रियंका गांधी वाड्रा काफी कमांड एंड कंट्रोल सिचुएशन में नजर आई और वो ये दिखाना चाह रही थी कि देखिए किसानों के हित में अगर कोई पार्टी खड़ी है तो वो है सिर्फ कांग्रेस। और उन्होंने ये फैसला लिया है कि वो जैसे भी होगा वो लखीमपुर खीरी जाएंगी और अब उन्होंने भूख हड़ताल करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि इस समय जो उनको हिरासत में लिया गया था, उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बोला था कि सीतापुर के किसी रेस्ट हाउस में उनको रखा गया है और अब वो वहां पर भूख हड़ताल करेंगी। तो
ये तमाम मामला क्योंकि सुलह हो चुकी है किसानों का जो गुट है उसके और प्रशासन के बीच में, लेकिन जो राजनीति है वो अभी भी चल रही है और विपक्ष बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आखिर विपक्ष की गलती क्या है, आखिर विपक्षी पार्टीज को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। क्या विरोध के सुर को योगी सरकार दबाने की कोशिश कर रही है, क्या विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रही है, पुलिस गुंडागर्दी क्यों कर रही है। तो जो पुलिस और सरकार, राज्य सरकार का जो एक बर्बर रवैया है विपक्ष के ऊपर, वो यहाँ पर लखीमपुर खीरी के जो हादसे से वो नजर आया है और इस पूरे सिचुएशन का जो फायदा है वो विपक्षी पार्टीज उठाएंगी, अपने सुरों को तेज करेंगी और वो बार बार इस बात को बताने की कोशिश करेंगी कि देखिए योगी सरकार विपक्षी पार्टीज को लखीमपुर खीरी नहीं जाने दे रही थी। और ये वही पार्टीज हैं, जब हाथरस का केस इंसिडेंट हुआ था तब उस समय भी उन्होंने यही कहा था कि विपक्षी पार्टीज को नहीं जाने की अनुमति दी जा रही है। उसी तरीके से आज भी आपने देखा कि पुलिस ने डंडे के बल पर इन विपक्षी पार्टीज को वहां जाने के लिए नहीं दिया। तो अगर विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, पुलिस डंडे के बल पर काम कर रही है, तो फिर क्या ये लोकतंत्र है। आप किसानों को प्रोटेस्ट भी नहीं करने दे रहे हैं, विपक्षी पार्टीज को पीड़ित परिवारों से मिलने भी नहीं दे रहे हैं, तो ये कैसा लोकतंत्र है। योगी जी के राज्य का ये कैसा लोकतंत्र है और केंद्र सरकार इस पर चुप क्यों है। ये सारे बड़े सवाल हैं, लेकिन फिलहाल जो राजनीति है किसान आंदोलन पर वो अभी खत्म होती हुई नहीं दिखती, बल्कि और चरम सीमा पर पहुंचेगी जैसे जैसे ये चुनाव पास आ रहा है। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ और ये अगली खबर भी किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है, लेकिन ये खबर सुप्रीम कोर्ट से है। आपको याद दिला दें कि कुछ दिन पहले किसान महापंचायत ने सुप्रीम कोर्ट से एक रिट पिटिशन के द्वारा अनुमति मांगी थी कि उन्हें जंतर मंतर पे सत्याग्रह करने की अनुमति दी जाए। उसी केस की आज सुनवाई हो रही थी और ये सुनवाई ठीक एक दिन बाद हुई है जब लखीमपुर खीरी में 8-9 लोगों की मौत हो गई। तो उसको लेकर आज जब सुनवाई हो रही थी तो जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस CT रवि की बेंच ने ये कहा है कि इस पिटिशन को मूव किया गया है एक ऐसे समय में जब सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी जो संवैधानिकता है कृषि कानूनों की उस पर सुनवाई कर रहा है। और जब एक बार आपने इन तीनों कृषि कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है तो फिर आप विरोध किस बात के लिए कर रहे हैं। और इसको लेकर जो अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल, उन्होंने लखीमपुर खीरी के हादसे का उदाहरण भी दिया और उन्होंने कहा कि देखिए इस तरीके की वारदातें होती रहेंगी, इस तरीके की मौतें होती रहेंगी अगर विरोध को बंद नहीं किया गया। तो उसको लेकर जस्टिस खानविलकर ने ये कहा कि जब ऐसा हादसा होता है जैसे लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत का मामला सामने आया है तब कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। किसान ये कहते हैं कि वो शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जब किसानों की मौत होती है तब कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। और एग्जैक्टली जस्टिस खानविलकर ने ये कहा कि व्हेन समवन्स लाइफ इज लॉस्ट और प्रॉपर्टी डैमेज्ड, नो वन कम्स फॉरवर्ड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो व्हाई द एजिटेशन एंड व्हाई व्हेन द लॉ इज इम्प्लीमेंटेड। यानी कि जब लॉ को हम इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हैं, सरकार ने ये कह दिया है कि लॉ को जो कानून है उसको लागू नहीं किया जाएगा, तो फिर विरोध प्रदर्शन किस बात का हो रहा है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 मुख्य सवाल पूछे कि किसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव है, आखिर वो इस विरोध प्रदर्शन को कब तक जारी रखेगा और इन जो विरोध प्रदर्शन की जो संवैधानिकता है, वैलिडिटी है, वो क्या है। और साथ में जस्टिस खानविलकर ने ये भी कहा कि केवल सिर्फ अदालत ही संवैधानिकता ये जो तीनों कृषि कानून की है उस पर फैसला सुना सकती है। तो करीब 40 ऐसी किसान संगठन हैं जो कि प्रोटेस्ट कर रही हैं और इसमें जो के वेणुगोपाल हैं उन्होंने ये भी कहा कि ये जो विरोध प्रदर्शन है ये हमेशा के लिए नहीं चल सकता और अगर चलता रहेगा तो लखीमपुर खीरी जैसी इंसिडेंट्स होंगे। तो कोर्ट ने उस पर क्या कहा है? कोर्ट ने ये साफ साफ कहा है कि ये जो रिट पिटिशन है वो सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया जाए। साथ में उन्होंने ये कहा है कि या तो लड़ाई कोर्ट में चलेगी और या तो फिर आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। यानी कि वी नीड टू एग्जामिन द राइट टू प्रोटेस्ट इज एन एब्सोल्यूट राइट। यानी कि क्या जो विरोध करने का अधिकार है वो पूर्ण अधिकार है या नहीं है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट अब इस बात को लेकर सुनवाई करना चाह रहा है। तो फिलहाल ये जो किसान महापंचायत की मांग थी कि उन्हें जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत दी जाए, वो मामला अब सुप्रीम कोर्ट
के अंदर ही है, लेकिन जो राइट टू प्रोटेस्ट है वो एब्सोल्यूट राइट है या नहीं है, इसको लेकर अब सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ी टिप्पणी दी है और ये कहा है कि इन विरोध प्रदर्शन के कोई मायने नहीं है अगर इन तीनों कृषि कानून को अभी लंबित रखा है, केंद्र सरकार इनको लागू नहीं कर रही है, और अगर लागू नहीं कर रही है तो ये विरोध प्रदर्शन क्यों चल रहा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ा रुख लिया है किसानों के विरोध प्रदर्शन का। उन्होंने कहा है कि या तो ये लड़ाई अदालत में चलेगी और या तो फिर सड़क पर। अब इसको लेकर जब सुनवाई आगे बढ़ती है तो देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो उत्तेजित किसान हैं, खासकर जिन्होंने अपना मन बना लिया है कि जितने भी राज्यों में चुनाव है ये वहां जाएंगे और वहां लोगों को बताएंगे, तो क्या ये किसान सुप्रीम कोर्ट की बातें मानेंगे या नहीं मानेंगे, इसको लेकर एक बहुत बड़ा संशय है लोगों के मन में। और अगर नहीं होता है, नहीं मानते, तो क्या इनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस बनेगा। तो ये सारे बड़े सवाल हैं। और क्योंकि इन किसानों को लग रहा है कि इनका भविष्य इस समय अधर में है। और आपको ये भी बता दें कि इस सुनवाई के दौरान जो किसानों के जो वकील थे अजय चौधरी, तो उन्होंने कहा कि ये जो पूरा विरोध प्रदर्शन है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, क्योंकि एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लीगल गारंटी मिले, इसको लेकर भी है। तो वो अपने तरीके से उन्होंने जस्टिफिकेशन देने की शुरुआत की कोशिश की, लेकिन जो अदालत का रुख था वो किसानों के ओर से बहुत कड़ा था कि लड़ाई अदालत में लड़ी जाएगी या फिर सड़क पर। अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट आगे क्या कुछ कहता है, कैसे ये सुनवाई आगे चलती है, इस पर काफी कुछ चीजें निर्भर करेंगी कि ये जो पूरा किसान आंदोलन है ये किस ओर जाएगा। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि ईदर दिस बैटल इज गोइंग टू बी इन द कोर्ट और ऑन द स्ट्रीट्स, इसको लेकर अब किसान क्या चुप बैठेंगे या फिर वो कोर्ट की बात नहीं मानेंगे, ये अब देखना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का इस बात को कहना कि या तो आप कोर्ट में जा सकते हैं और या तो सड़क पर लड़ाई कर सकते हैं, ये एक नया नैरेटिव निकल रहा है कि आपको विरोध करने का अधिकार अगर है, अगर आप विरोध कर रहे हैं तो फिर आप कोर्ट में लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। यानी कि विरोध करने का जो आपका अधिकार है, आपका मौलिक अधिकार है, कोर्ट आपको वंचित रखना चाहता है। इसलिए क्योंकि आप वो ये कह रहा है कि अगर आप कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं तो फिर आप इस मौलिक अधिकार को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ये बिल्कुल एक नए तरीके का नैरेटिव है और इसका एक दूरगामी परिणाम भी हो सकता है इस पूरे किसान आंदोलन पर, क्योंकि अगर कोर्ट दोनों चीजों को एक्सक्लूसिवली देखता है, अलग अलग देखता है, राइट टू अप्रोच द कोर्ट एंड राइट टू प्रोटेस्ट, अगर इसे अलग अलग देखा जाएगा तो वाकई में इसके मायने ये होंगे कि कोई भी आंदोलन देश में करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप कोर्ट में हैं तो फिर आप आंदोलन नहीं कर सकते। तो आखिर मौलिक अधिकारों का क्या होगा? क्या कोर्ट अपने ही हाथों इन मौलिक अधिकारों का गला घोटेगी, उन्हीं मौलिक अधिकारों का जिसका हवाला इसके पहले की कई बेंच दे चुकी हैं? ये सारे बड़े सवाल खड़े हैं। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। आइए अब बात करते हैं हमारी आखिरी खबर की, और वो जुड़ी हुई है ड्रग्स पार्टी मामले में। जी हाँ, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के लिए अभी भी कोई राहत की खबर नहीं है, क्योंकि आज उनकी जमानत की सुनवाई मुंबई के कोर्ट में चल रही थी और उसमें 7 अक्टूबर तक उनकी कस्टडी को बढ़ा दिया गया है। एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो चाह रहा था कि उनको कस्टडी 11 अक्टूबर तक दी जाए, लेकिन ये कस्टडी उन्हें 3 दिन अभी और मिली है। लेकिन एनसीबी ने क्या कहा? एनसीबी ने ये कहा है कि आर्यन खान के फोन पर कुछ बहुत ही इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिले हैं, यानी कि कुछ ऐसे मैसेजेस जिससे कि बिल्कुल एक सीधा नेक्सस ड्रग पेडलर्स और जो ड्रग सप्लायर्स हैं उनके साथ मिलता है। जबकि आर्यन खान के जो वकील हैं सतीश माना शिंदे, तो उन्होंने कहा है कि ये एक बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि जमानती अपराध है और कोई भी कॉन्ट्राबैंड उनके पोजेशन में नहीं मिला है, यानी कि उनके पास से कोई भी नशीला पदार्थ जब्त नहीं किया गया है। और जो भी मटेरियल है वो व्हाट्सएप चैट्स के फॉर्म में ही है और उससे ये चीजें साबित नहीं होती। अब जो केस उन पर दर्ज किया गया है वो एनडीपीएस एक्ट के तहत किया गया है। और आपको ये भी बता दें कि आर्यन खान के साथ उनके जो दोस्त है अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा, इन लोगों को भी अरेस्ट किया गया है। तो ये अब इनको राहत नहीं है, अभी 7 अक्टूबर तक इसको लेकर इनकी रिमांड बढ़ गई है। लेकिन जो बड़ा सवाल है कि क्या व्हाट्सएप चैट से क्या ये साबित हो जाएगा कि ये एनडीपीएस एक्ट के तहत जो इनको अरेस्ट
किया गया है ये सही है या नहीं है। और जो सतीश मानशिंडे का जो सवाल है सबसे बड़ा कि जब ड्रग्स उनके पास से नहीं मिले हैं, केवल व्हाट्सएप चैट के आधार पर आप उनको कस्टडी में नहीं रख सकते हैं, इसको लेकर क्या कहना है, क्या सबूत है एनसीबी का। और अब जो कस्टडी में क्या पूछताछ आर्यन खान से होगी, वो सारे बड़े सवाल हैं और देखना ये होगा। आपने देखा था कि रिया चक्रवर्ती के केस में भी कितनी लंबी पूछताछ एनसीबी ने की थी और अंत में क्या हुआ कि रिया चक्रवर्ती को छोड़ दिया गया। तो जिस आर्यन खान को और उनके जो दोस्तों को आज एनसीबी ने पकड़ा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक सुपरस्टार के बेटे हैं, एक हाई प्रोफाइल एक्टर के बेटे हैं, सिर्फ इसलिए, तो एनसीबी एक तरीके से एक लड़के का भविष्य भी खत्म कर रही है। क्यों? क्योंकि सवाल ये उठता है कि क्या शाहरुख खान से क्या सरकार को कुछ लेना देना था? क्या कुछ बदले की भावना से काम कर रहे थे? क्या वो एक विशेष समुदाय के थे इसलिए उनके साथ एक बदले की भावना से आर्यन खान को फंसाया गया? ये सारे बड़े सवाल हैं। लेकिन जिस आधार पर उनको हिरासत में लिया गया है और जिस आधार पर उन्हें बेल नहीं मिली है वो भी एक रहस्य का मुद्दा है। अब आगे पूछताछ जब चलेगी तो एनसीबी किस तरीके के तथ्यों को सामने रखता है ये देखना होगा। लेकिन रिया चक्रवर्ती के लिए भी हमने जब देखा था तो व्हाट्सएप चैट्स के जरिए तमाम सबूतों को इकट्ठे करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अंत में रिया चक्रवर्ती को छोड़ दिया गया एक लंबी हिरासत के बाद। क्या हुआ? जिस मानसिक तनाव से वो गुजरी और बाद में जिस तरीके का मीडिया ट्रायल उनको झेलना पड़ा, कुछ उसी मीडिया ट्रायल से आज शाहरुख खान का परिवार और खुद आर्यन खान गुजर रहे हैं। क्या होगा आर्यन खान के भविष्य का? आज जो टीवी चैनल्स उनको मेलाइन कर रहे हैं, उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो कॉम्पेंसेशन देंगे अगर आर्यन खान बचकर निकल जाते हैं या उनकी कोई गलती नहीं होती? तो आने वाले दिनों में देखना होगा किस तरीके के सबूतों और तथ्य का सहारा लेती है एनसीबी। लेकिन अभी तक एनसीबी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो क्या एनसीबी एक बदले की भावना से काम कर रहा है? और दूसरा जो बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से मुंद्रा पोर्ट यानी कि जो अदानीज के मुंद्रा पोर्ट से 3000 किलो की हेरोइन बरामद की गई थी, तो क्या उससे ध्यान भटकाकर अब पूरा फोकस ड्रग्स का शाहरुख खान के बेटे यानी कि आर्यन खान पर कर दिया गया है? क्योंकि अदानी के मामले में कोई सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, किसी को हिरासत में नहीं लिया गया। उल्टा अदानी जी ने ये कह दिया कि अपने स्टेटमेंट के कि देखिए कंटेनर में क्या जा रहा है उसमें उसका जिम्मा हमारे लिए नहीं है, लेकिन सिर्फ पोर्ट की देखरेख और वो सारी चीजें हमारे अंडर में है। तो जब इतना बड़ा एक जखीरा 3000 किलो के हेरोइन का जब पकड़ा गया, उसमें ना कोई अरेस्ट है ना उसमें कोई पूछताछ है, लेकिन और अरेस्ट भी किसका? जहां पे कि वो जो कंसाइनमेंट आंध्र प्रदेश का जा रहा था, एक दंपति को आपने अरेस्ट कर लिया, लेकिन जिससे सवाल पूछे जाने चाहिए थे उससे आपने नहीं पूछा है। तो यहाँ पर वही चीजें सामने आ रही हैं कि क्या शाहरुख खान के बेटे को हिरासत में लेना, उससे पूछताछ को लगातार बनाए रखना, क्या ये ध्यान भटकाने का काम है ताकि लोग अदानी पोर्ट में जो ड्रग्स बरामद हुए थे उसको लोग भूल जाए? इस पर थोड़ा गौर करिएगा। और 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।